हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का रहने वाला है लेक्चर नंबर 19 ऑफ जी के पी वाई की सीरीज़ पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर देरी किस बात की। पहला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और इनको कंसिडर करना है, इन पे आपको विचार करना है। विचार ही नहीं करना बल्कि आंसर भी देना कि फेलियर ऑफ द थर्ड प्लान, दैट इज थर्ड 5 year प्लान, that of the devaluation of rupee along with inflationary recession led to postponement of fourth 5 year plan. 3 annual plans were introduced instead of the fifth 5 year plan. 5 year प्लान के रिगार्डिंग हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि कब स्टार्ट हुए थे, कौन सी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी थी और कब से ये जो है बंद हो गए। और फर्स्ट 5 year प्लान, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। हमने एनुअल प्लान्स जो पढ़ा था, एनुअल प्लान्स अगर आपको याद आ रहा हो तो ये जो एनुअल प्लान्स हैं ये मैंने आपको बताया था 2 साल। एनुअल का मतलब एक एक साल का प्लान आता था। 1991 मतलब ये समझ लो 1991 से लेके 1992 तक 2 साल तक, 91-92 में 2 साल तक एनुअल प्लान चले थे आफ्टर 7th 5 year प्लान। आफ्टर 7th 5 year प्लान, बिकॉज आपको याद होगा 1991 इसके बारे में जाने कितनी चीज़ें पढ़ चुके हैं, ईयर ऑफ इकोनॉमिक डिवाइड, और यहाँ से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था हमारा इस टाइम पे, जिसकी वजह से हमें आईएमएफ के पास लोन लेने जाना पड़ा, जिसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी लोन देने की, जिसकी वजह से हमें अपने इकॉनमी में एलपीजी रिफॉर्म्स लाने पड़े, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले, और हमें अपना जो लाइसेंस राज है वो ख़त्म करना पड़ा। तो एनुअल प्लान्स की अगर हम बात करें तो 7th 5 year प्लान के बाद आए थे, 8th 5 year प्लान तुरंत नहीं आया था। ठीक, इससे पहले भी 1978 से लेके 80 के बीच में, 78 से 80, जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी, कांग्रेस गवर्नमेंट चली गई थी, तो यहाँ पे जो नई गवर्नमेंट आई थी उसने रोलिंग प्लान इंट्रोड्यूस किए थे। रोलिंग प्लान का मतलब ये होता है कि 5 साल का हम प्लान नहीं बनाएंगे, 1 साल का प्लान बनाएंगे और उसको साल के अंत में फिर से रिव्यू करेंगे उसकी प्रोग्रेस को। तो ये तो गलत हो जाएगा, और जब ये गलत हो जाएगा तो ये गया। ठीक, अब चेक करते हैं ए सही है कि नहीं सही है। थर्ड 5 year प्लान क्या फेल हो गया था? बिल्कुल। थर्ड 5 year प्लान की अगर बात करें तो 1966 में ख़त्म हुआ था, मतलब 61 से लेके 66 तक चला था ये। पहले की अगर बात करें फर्स्ट 5 year प्लान तो 1951 से लेके 56 तक चला। हैरड डोमर मॉडल, भाखड़ा नंगल डैम, हीराकुद डैम बनाया था हमने इसमें। फिर हमने 56 से लेके 61 रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन टारगेट था, पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। देन 61 से लेके 66 तक थर्ड 5 year प्लान था, जिसमें कि हमारा गोल क्या था? सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनाना, सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिव इकोनॉमी बनाना। अब क्योंकि ये अटर फेलियर हो गया था फॉर 2 reasons मोस्टली। पहला तो रीज़न ये था 1962 में चाइना के साथ वॉर और 1965 में पाकिस्तान के साथ वॉर, प्लस इट वॉज कपल्ड विद द फेमाइन जो यहाँ पे देखने को मिला। इसकी वजह से ये फेल हो गया था। जो हमने टारगेट रखे थे यहाँ पे 5.6% के, अचीव सिर्फ 2.8% कर पाए, कहीं कहीं पे 2.4% भी लिखा आपको मिलेगा। क्लियर? तो पहला हो तो सही है यहाँ पे। अब ये डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी क्या होता है? डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी होता है कि भाई अपने करेंसी की कीमत को घटा देना। कोई भी अगर कंट्री अपनी करेंसी की डिवैल्यूएशन करती है, रुपी हमारी ऑफिशियल करेंसी है, तो हमने उसका डिवैल्यूएशन किया, इसका मतलब पता है क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं भी एक यूएस डॉलर में 80 रुपीज़ होते हैं, ठीक है। अगर मैंने ये कर दिया $1 से इसको 85, 90, 95 मतलब बढ़ा दिया, और इसको, अब इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से यहाँ पर? इसका मतलब पता है क्या हुआ? डॉलर मजबूत हो गया, रुपए गिर गया। यानी कि अब $1 में आपको 90 रुपये मिल रहा, पहले सिर्फ 80 रुपये मिल रहा था, अब $1 में 90 रुपये मिल रहा है, यानी कि आपके जो करेंसी की कीमत है वो घट गई है। ऐसा क्यों किया जाता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पर्सनली बात करूँ, ठीक है, तो जैसे गूगल एडसेंस के थ्रू सब जो क्रिएटर्स होते हैं उनको पैसा आता है, ठीक है। मेरे को भी आता है, जैसे यूट्यूब में जैसे आप यहाँ पे करते हैं तो एडवर्टाइज आते हैं। वैसे तो ऐड तो मैंने हटा रखे हैं, जैसे आपने वीडियो के बीच में कभी ऐड नहीं देखा होगा और ना कभी देखेंगे आप, ठीक है। और जो लाइव क्लास होती है, जो इवनिंग वाला बैच होता है, उससे भी मैंने ऐड उसमें शुरू और आखिरी से भी हटा रखा है। पता नहीं देता वो उसके साइड में जाता हो यूट्यूब में, लेकिन ये पूरा मतलब यूट्यूब का इस तरह से रहता है कि भाई वो 55% ऐसा ही कुछ है, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कि 55% वो खुद रखता है, 45% देता है, या फिर हो सकता है इसका उल्टा हो, 45% रखता हो, 55% देता हो, ऐसा कुछ सिस्टम है। तो अब अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैंने $100 कमाए, ठीक है, $100 कमाए, तो $100 अगर मान लो 80 रुपये है भी, तो मैं 8,000 रुपये कमाऊंगा, ठीक है। और अगर 90 रुपये हो गया तो मैं 9,000 रुपये कमाऊंगा। यानी कि मैं कोई एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं एक तरह से सर्विस एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो।
तो मेरे लिए तो बहुत फ़ायदे की बात है। अगर मैं $1 का सामान बेच रहा हूँ विदेश में तो 80 रुपये मुझे मिल रहा है अभी, और लेकिन अगर डीवैल्यू हो जाएगी करेंसी तो मुझे 90 रुपये मिलेगा। तो एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होता है इससे जब करेंसी डिवैल्यूएट होती है। जब करेंसी डिवैल्यूएशन होता है उसको हम बोलते हैं कि एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होता है इस केस में, ठीक है। और इसी को हम क्या और बोल देते हैं, डिप्रिसिएशन। अगर ये जो है डिप्रिसिएशन बोल देते हैं अगर अपने आप हुआ है। डीवैल्यूएशन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जानबूझ के करेंसी को डिवैल्यूएट कर रही है। इसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड का मतलब गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व होकर उसको फिक्स कर रही है। डिप्रिसिएशन सेम चीज़ है जो भी मैंने बताया कि आपकी करेंसी की वैल्यू घट गई है, ठीक है, लेकिन ये मार्केट फोर्सेस की वजह से होता है। जैसे चाइना पे ये एलिगेशंस लगाता रहता है यूएसए कि ये डिवैल्यू कर रहा है अपनी करेंसी को, चाइना जानबूझ के, जबकि ऐसा होना चाहिए कि वो मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करें। तभी आप देखेंगे डेली बेसिस पे ऊपर नीचे होता रहता है। सेकंड क्वेश्चन है ये, और बाकी तो और कुछ आई थिंक यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि भाई। और हाँ, थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद 1966 में जब ख़त्म हुआ था तो 69 तक कोई मतलब 5 ईयर प्लान नहीं आया था। एंड देन यहाँ पे आए थे 3 साल रहा हमारा प्लान हॉलीडेज़, यानी कि हमने सिर्फ छुट्टी मनाई और कुछ नहीं किया। उसके बाद 69 से लेके हमने 74 तक, जो कि आपका बेस था किस पे, गडगिल फॉर्मूले पे। कहीं कहीं पे थर्ड 5 ईयर प्लान भी आपका गडगिल फॉर्मूले पे दिया है, बट मोस्टली फोर्थ 5 ईयर प्लान ही होगा जो कि आपका, अगर ये नहीं होता फोर्थ देन थर्ड के साथ आपको जाना गडगिल प्लान पे ये, या फिर गडगिल, हाँ वही गडगिल मॉडल पे बेस था ये। जैसे कि पहला वाला हैरड डोमर मॉडल, दूसरा वाला पीसी महालनोबिस, उसी तरह थर्ड वाला गडगिल मॉडल पे बेस था, ठीक है। आगे सॉरी फोर्थ वाला, नॉट थर्ड वाला अगर फोर्थ नहीं होता तो देन थर्ड होगा। एंड जो फिफ्थ वाला, तो ध्यान रखिएगा फिफ्थ ये डीपी दर मॉडल पे बेस था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पहले ही कर चुके हैं, डीपी दर मॉडल पे बेस था। और यहीं पे ही क्या दिया गया था, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम दिया गया था टू एलिविएट प्रॉपर्टी, टू रिड्यूस दी पॉवर्टी, ठीक है। 20 पॉइंट्स प्रोग्राम, गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था वो इसी 5 ईयर प्लान में दिया गया था, ठीक है, इंदिरा गांधी जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इंडियाज नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एम्स टू रिड्यूस पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन बाई 10 to 15% बाई 2024। 2024 तक इतना परसेंट को रिड्यूस करना है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, को पहले बताया था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को करना कितना आसान होता है। ये अभी जो IB में था उसमें अभी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। तो जल जीवन मिशन फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर थ्रू इंडिविजुअल। तो पहले हम स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पे भी डेटा या फैक्ट लिखा होता है वहाँ पे थोड़ा सा हमें अलर्ट हो जाना है। यहाँ पे फैक्ट लिखा हुआ 10 to 15% बाई 2024, 2 डेटा लिखे हुए हैं, और एक्चुअल में ये डेटा, ये वाला तो सही है, ये वाला गलत है। कौन सा, 10 to 15% वाला, बिकॉज इट इज़ 20 to 30%। जितने ज़्यादा डेटा होंगे उतने ही गलत होने के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे, बिकॉज अगर उनमें से एक भी डेटा गलत हुआ तो पूरा स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है। इसमें हमने मेन रखा है कि पार्टिकुलेट मैटर जो PM2.5 और PM10 जिसको हम बोलते हैं, उसको कंसनट्रेशंस को रिड्यूस करना है, जो कि हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं। ये होता है क्या PM2.5 और PM10, भाई जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, जो पॉल्यूटेंट होता है, पॉल्यूटेंट जो होता है उसमें अगर उसका डायमीटर जो पार्टिकल होता है उसमें अगर 2.5 है तो उसको PM2.5 बोलते हैं, और अगर 10 डायमीटर का साइज़ है तो उसको हम PM10 बोलते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में ज़्यादा खतरनाक कौन होगा, तो आंसर होगा 2.5 वाला, बिकॉज इसका पार्टिकल साइज़ छोटा है, तो ये लंग्स से एंटर करते हुए ब्लड में भी एंटर कर सकता है। तो पहला वाला हुआ गलत, ये हुआ गलत, ये हुआ गलत, ये हुआ गलत, सीधा आंसर आ गया। देख रहे हैं, एक स्टेटमेंट को हटाते ही, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस का ये फ़ायदा होता है। जल जीवन मिशन की अगर बात करें तो इसकी भी थोड़ा चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है क्वेश्चन ये, JJM जल जीवन मिशन। तो इसमें टारगेट रखा गया कि 55 लीटर पर डे पर पर्सन पानी देंगे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। इसको लॉन्च कब किया गया था, 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। और इसके थ्रू हमने किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने का टारगेट रखा होगा, जरा सोचिए। और ये आता है कम्स अंडर दी जल शक्ति मिनिस्ट्री। जल शक्ति जो मंत्रालय है, अभी आपको कमेंट बताना है कि जल शक्ति मिनिस्टर कौन है अभी। तो SDG नंबर 6 कैसे हम लोगों ने याद किया था, इस तरह से, फ्यूज ज्यूज, ठीक है, फ्यूज ज्यूज, वो तो आगे का छोड़ देते हैं अभी इस पे। 0 पॉवर्टी, 0 हंगर,
ठीक है। और पोवर्टी हंगर ये हेल्थ हो जाएगा, देन एजुकेशन, देन डब्ल्यू से हो जाएगा आपका विमेन, दैट इज जेंडर इन जेंडर इक्वालिटी एंड यानी कि रिड्यूस जेंडर इन इक्वालिटी, और एस से हो जाएगा सैनिटेशन, दैट इज वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये 6th नंबर का हमारा SDG है। तो दूसरा तो सही है, बाकी तो सही है, बस हम देख रहे हैं बाकी चीज़ें, ठीक है। तो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान टारगेट्स अचीविंग नेशनल फ्यूल सिक्योरिटी बाय प्रोमोटिंग हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बिल्कुल बात सही है। आप यहाँ पे अगर एक चीज़ को ऑब्जर्व करें तो ना कोई डेटा है, ना कोई फैक्ट है, ना कोई एक्सट्रीम कीवर्ड है इस तरह से, ठीक है। फेम इंडिया स्कीम, फेम here stands for faster adoption and manufacturing of electric vehicles, is part of national electric mobility mission plan and provides subsidies for electric vehicles। और इसी के तहत ही फेम की अगर मैं चर्चा करूं तो फेम दो मतलब उसमें लॉन्च हुआ था, 2 फेजेस में फेम, ठीक है। फेम तो 2 फेजेस में लॉन्च हुआ था। फर्स्ट फेज इसका लॉन्च हुआ था 2015 में और 4 साल के लिए चलना था, तो 2019 तक चला। देन फेज़ 2 लॉन्च हुआ इन 2019 और इसको 2024 तक ये चलना है, ठीक है। एंड इसके तहत हमारी काफ़ी सारी स्कीम्स आती हैं, जैसे कि एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, PLI स्कीम। ये जो हम लोगों ने अभी जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स किए हैं उसमें पढ़ा है इसके रिगार्डिंग कि PLI स्कीम के तहत ओला इलेक्ट्रिक पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी बन गया है टू गेट दी PLI का अप्रूवल, ठीक है। पहली EV कंपनी हम बोल सकते हैं, पहली EV कंपनी बन गई है टू गेट द PLI का अप्रूवल। और ओला के रिगार्डिंग हमने और क्या पढ़ा कि ओला के CEO ने भाविश अग्रवाल ने लॉन्च किया था कृत्रिम नाम का एक AI बेस्ड, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था। और इसने $1 बिलियन का वैल्यूएशन टच कर लिया है और फास्टेस्ट यूनिकॉर्न बन गया है। जब किसी कंपनी का $1 बिलियन हो जाता है, यानी कि वैल्यू पूरा हो जाता है, तो उसको हम यूनिकॉर्न बोलते हैं, और ये कर लिया है ओला ने, ठीक है। $1 बिलियन का पूरा इसने जो है अचीव कर लिया, एंड इट हैज़ बिकम द फास्टेस्ट यूनिकॉर्न टू डू सो इन इंडिया। ऑलराइट, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है। पहला स्टेटमेंट, The Swaraj Party was formed in late 1925 by Motilal Nehru and C.R. Das to enter the legislative councils। 1925 में क्या फॉर्म हुई थी? क्या C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने इसको फॉर्म किया था? तो आंसर इज यस। इसमें एक पार्ट गलत है बट दूसरा पार्ट सही है। जैसे ये वाला पार्ट सही है कि जो स्वराज पार्टी है वो C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी, बट 1925 में नहीं, 1923 में। और अगर एक पार्ट गलत तो पूरा स्टेटमेंट गलत। गया खत्म। चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि आई होप ये सबको पता होगा, ये काफ़ी कोई टफ नहीं है। स्वराज पार्टी 1923 में बनी थी, ये सबको पता होना चाहिए, हम लोगों ने कई बार मल्टीपल टाइम्स किया है, ठीक है। पूरी इसकी क्रोनोलॉजी समझिए कि किस तरह से 1920 में 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन लॉन्च होता है, और उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ। चलो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, या तो चलो मैं बता ही देता हूँ सारी चीज़ें। तो 1919 में हमें पता है 1919 में एक एक्ट आता है जिसको एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट बोलते हैं, इन शॉर्ट, या फिर इसको कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं रॉलेट एक्ट, बिकॉज सिडनी रॉलेट ने इसको कंपोज किया था। इसके तहत 2 साल तक की जेल हो सकती है बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, बिना रीज़न दिए हुए, और बस इस उसमें कि आपने एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व थे। कोई भले आप एविडेंस ना हो आपके खिलाफ, लेकिन फिर भी इस शक में भी आपको धरा जा सकता है और 2 साल के लिए जेल हो सकती है मिनिमम, बिना वही जैसे कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के। और इसको ब्लैक एक्ट बोला गांधी जी ने, और इसी के अगेंस्ट में क्या स्टार्ट हुआ? रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, रॉलेट सत्याग्रह। और जब ये रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट हुआ तो इसमें 2 लोगों की अरेस्ट हो गई, सैफुद्दीन किचलू जी की अरेस्ट हो गई एंड डॉक्टर सत्यपाल जी की अरेस्ट हो गई। और जब इनकी अरेस्ट हुई तो अब इनके अरेस्ट के प्रोटेस्ट में लोग इकट्ठा हुए 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को, कहाँ पे? जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में पड़ता है, जलियांवाला बाग। और अमृतसर साहब कहा जाना चाहिए कि अमृतसर की यूनिवर्सिटी है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, जिसने कि कौन सा अवार्ड जीता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है, जो कि एक बेस्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को दी जाती है इन दी स्पोर्ट्स सेक्शन, मतलब बेस्ट यूनिवर्सिटी को दी जाती है इन दी स्पोर्ट्स सेक्शन, ठीक है। तो 13 अप्रैल को ये लोग अरेस्ट हुए जलियांवाला बाग में, जो कि अमृतसर में, और ये बैसाखी का भी दिन था। तो दोनों रीजन्स कैसे लोग इकट्ठा हुए थे, मेनली ये था कि बैसाखी का दिन था। और यहाँ पे जनरल ओ डायर ने नहीं, जनरल EM डायर ने, या फिर जनरल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जनरल रेगिनाल्ड डायर, जो आपका जनरल
रेगिनाल्ड डायर था, उसने यहाँ पे गोली चलाने के निर्देश दिए। और हमें पता है जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, हत्याकांड होता है। और उसके बाद हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि, ठीक है, अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। एंड गांधी जी ने केसरे हिंद का टाइटल वापस कर दिया। गांधी जी रिटर्न्ड हिज केसरे, ठीक है, केसरे हिंद टाइटल, जो कि इनको साउथ अफ्रीका में बोर वॉर्स के टाइम पे मिला था। ये सारा कुछ घटनाक्रम हुआ यहाँ तक। अब 1919 में 1919 में लॉन्च होता है खिलाफत आंदोलन। 1919 में इसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं था। लॉन्च तो इंडिया में हुआ था, लेकिन इंडिया से कोई लेना देना नहीं था। इसका लेना देना टर्की से था। उसके डीप में नहीं जा रहे हैं, बस ये ध्यान रखना कि इसको अली ब्रदर्स यानी मौलाना अली और शौकत अली ने इसको जो है स्टार्ट किया था। ठीक है, इसमें अजमल खान भी थे, ये लोग भी थे, लेकिन ये मेन लीडर्स थे जिन्होंने स्टार्ट किया था। तो 1920 में गांधी जी ने अपॉर्चुनिटी देखी और उन्होंने ऑल इंडिया खिलाफत कमिटी, जो कि जिसकी एक कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में, उसको इन्होंने हेड किया, लीड किया गांधी जी ने। और ये एक तरह से आग्रह किया कांग्रेस से कि भाई इसको मर्ज कर देते हैं, खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़ जाते हैं। देन 1920 में कांग्रेस का सेशन होता है नागपुर में, जहाँ पे इस को एंडोर्स किया जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। और यहाँ से एक साथ अब दोनों को मर्ज करके लॉन्च किया जाता है। जब लॉन्च किया जाता है तो 1922 में एक अगेन अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है, जिसकी वजह से गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। और वो है चौरी चौरा हत्याकांड। गोरखपुर में एक विलेज है, एक गांव का नाम है, जहां पे कुछ पुलिस वालों को प्रोटेस्टर्स ने जिंदा जला डाला था आग लगा के पुलिस स्टेशन में, जिसकी वजह से गांधी जी ने वॉयलेंस को देखते हुए इसको वापस ले लिया। अब जब वापस ले लिया तो एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया कि करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या। ठीक है, क्योंकि गांधी जी को जेल हो गई थी। अब जेल होने के बाद एक सेक्शन ने कहा कि अभी तक जो हम काउंसिल्स का बॉयकॉट कर रहे थे, जैसे कि अभी आप सुनते हैं ना लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट्स में होती है, तो वैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, तो उसमें बॉयकॉट चल रहा था कि हम नहीं जाएंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत। तो अब इन लोगों ने, एक लोगों ने बोला कि इस बॉयकॉट को कंटिन्यू रखते हैं, जारी रखते हैं। तो इनको बोला गया नो चेंजेस, यानी कोई चेंज नहीं करते हैं, जो चल रहा था गांधी जी के जेल जाने से पहले वैसे ही चलने देते हैं। और एक ने बोला कि नहीं, अब जो बॉयकॉट चल रहा था उसको खत्म करते हैं बॉयकॉट को, और काउंसिल्स में एंट्री लेते हैं विद द एम टू एंड और मेंड दी काउंसिल। या तो खत्म कर देंगे या फिर इसको में चेंजेस लाएंगे काउंसिल्स में। और इनको बोला गया प्रो चेंजर्स। कांग्रेस के गया सेशन में 1923 में ये प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स के बीच में एक रिफ्ट क्रिएट हो गया, और प्रो चेंजर्स अपनी एक ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी बना ली है, जिसके मेन आर्किटेक्ट्स थे CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। CR दास की अगर बात करें तो ये पहले बने इसके प्रेसिडेंट इस पर्टिकुलर पार्टी के, और ये सेक्रेटरी बने मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिता। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द रॉलेट एक्ट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच लेड टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सही है। द साइमन कमीशन इंट्रोड्यूस्ड इन कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1927 वाज बॉयकॉटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये भी सही है, हमें पता है। ये इसको चलो अभी के लिए स्किप कर देते हैं, इतनी चीज़ें रखते हैं। साइमन कमीशन 1927 में बनता है, 1928 में आता है। ठीक है, 7 मेंबर्ड कमीशन था, 7 सदस्य थे और ऑल वाइट थे, यानी कि इसमें कोई इंडियन नहीं था, जिसकी वजह से इसका बॉयकॉट किया गया। और इसी के प्रोटेस्ट के दौरान लाला लाजपत राय जी की लाठी चार्ज के थ्रू हत्या हुई, जो कि जेम्स स्कॉट ने मारा था, लाठी चार्ज किया था, बट गलती से भगत सिंह ने उनका बदला लेने के लिए सॉन्डर्स को मार दिया था। आज़ाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल आर्मी वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1943। ये भी सही, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडियन नेशनल आर्मी और सुभाष चंद्र बोस के बारे में, कि सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा और त्रिपुरी सेशन लीड किया था। त्रिपुरी सेशन के बाद इन्होंने कांग्रेस से रिजाइन दे दिया था। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई थी 1939 में। नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई थी 1938 में, जिसके पहले चेयरमैन नेहरू थे। और इंडियन नेशनल आर्मी को लीड किया था, फॉर्म नहीं किया था। फॉर्म तो मोहन सिंह ने किया था, मोहन सिंह के बाद रास बिहारी बोस ने लीड किया था, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने लीड किया था इसको। क्लियर है। और बाकी तो सुभाष चंद्र बोस के रिगार्डिंग हमने और भी चीज़ें देखी थी कल, की 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे, जो भी हम लोगों ने मनाया। और इस बार का जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया पराक्रम दिवस पे, वो 60 पैराशूट फील्ड राइफल रेजिमेंट जो यूपी का है उसको दिया गया। आगे बढ़ते हैं।
द फोर नोबल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और ये जरूर ध्यान रख लिया करिए कि जब भी स्टेटमेंट वाला आता है तो करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट, वैसे भी आपको चेक करना है, लेकिन स्टेटमेंट वाले में हम इतना मशहूर हो जाते हैं स्टेटमेंट सॉल्व करने में कि ये भूल जाते हैं करेक्ट। अभी ये खेल ज़्यादा एसएससी और ये एग्जाम खेल तो नहीं रहे, लेकिन यूपीएससी का जाने कब से खेल खेल रहा है, और सबको पता है कि ये होता है खेल होता है, लेकिन एग्जाम टाइम में प्रेशर में फिर सब जाके भूल जाते हैं, ठीक है, कि करेक्ट नॉन करेक्ट भी देखना होता है, तो ध्यान रखा करिए इसका। तो फोर नोबल ट्रुथ्स फॉर्म दी सेंट्रल डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म, बिल्कुल सही है। फोर नोबल ट्रुथ की अगर बात करें तो क्या है, ये संसार दुखों से भरा हुआ है, बिल्कुल भरा हुआ है कि नहीं, हर बात पे दुख है। आर सफरिंग इज कॉज बाय अटैचमेंट एंड डिज़ायर, तो बुद्धा बोलते हैं कि जो हमें सफरिंग हो रही है ना, जो हम दुख का मेन जो कारण है वो अटैचमेंट और डिज़ायर। अटैचमेंट जैसे कि मेरी ये चीज़, मेरा वो चीज़, मेरा सब कुछ अटैच्ड ही तो है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल खो जाए तो आपको लगता है आपको दुख नहीं होगा, भर भर के दुख होगा आपको, क्यों, क्योंकि आप उससे अटैच्ड हैं। और यार मेरे उसमें फाइल्स थी, उसमें कुछ ऐसी पिक्चर्स थी जो किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए तो अटैचमेंट है। डिज़ायर्स की अगर बात करें, डिज़ायर्स हैं कि भाई ये मिल जाए, है ना, जीएसटी इंस्पेक्टर मिल जाए, सीधे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिले हमें, ठीक है, तो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस मिले, तो सबके अपने अपने डिज़ायर्स हैं कि हमें वो मिल जाए, है ना। तो वो डिज़ायर्स अगर आपकी फुलफिल नहीं होती हैं, दिन दुख होता है, तो इनको हटा दीजिए। अगर हटा पाएंगे तो देख लीजिए हटाना इतना मतलब बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए मतलब वही है कि घंघोर तपस्या चाहिए होती है, जो कि अपन से होगी नहीं, है ना। एक्सेप्टिंग आर ह्यूमन कंडीशन एंड लेटिंग गो ऑफ द डिज़ायर फॉर लाइफ टू बी डिफरेंट विल लीड टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग। निरोध मतलब कि इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। कैसे? 8 फोल्ड पाथ को फॉलो कर लो, जिसको कि अष्टांग या फिर अष्टांगिका मार्ग बोलते हैं, अष्टांग या फिर अष्टांगिका मार्ग, इससे आराम से चला जाएगा। अब देख लेते हैं अष्टांगिका मार्ग भी क्या है। राइट व्यू, सही व्यू रखना है हर चीज़ को लेके, सही इंटेंशन से काम करना है, सही बोलना है, सही एक्शन लेना है, सही तरह से जीवन यापन करना है, सही एफर्ट डालना है, सही कंसंट्रेशन करना है, सही माइंडफुलनेस करना है। ये 8 फोल्ड पाथ है जो कि बुद्धिज़्म है। अब ये मैंने बैच में भी जब पढ़ाया था ये दोनों चीज़ें, तो मैंने बस यही बोला था कि बस ये ध्यान रखो कि 4 नोबल ट्रूथ और 8 फोल्ड पाथ का लेना देना बुद्धिज़्म से है, और वही पूछा भी है, सच कुछ स्पेसिफाई करके नहीं पूछा कि इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ अनंत इन बुद्धिज्म डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ परमानेंट सोल, बिल्कुल अनंत का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई परमानेंट सोल इस तरह से कुछ नहीं होता है। महायान बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व, तो हीनयान महायान हम जाने कब से देख रहे हैं, जब हमने पाल एम्पायर के बारे में पढ़ा था तो मैंने बताया था कि पाल एम्पायर ने, पाल डायनेस्टी ने इसको पैटर्नाइज किया था महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को। तो जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ना, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हम लोगों ने पढ़ा था, चौथी कहाँ पे हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। पहली राजगिरी, देन दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। यहाँ पे डिवीजन हो गया था कांग्रेस का हीनयान और महायान में। तो ये लिख नहीं रहा हूँ, रिविजन कर रहे हैं, बिकॉज 3-4 बार पहले ही बता चुका हूँ मैं। हीनयान इमेज वर्शिप पे बिलीव नहीं करते, महायान करते हैं। हीनयान ये बोलते हैं बुद्धा सिर्फ एक ऑर्डिनरी इंसान थे, लेकिन महायान बुद्धिज्म जो है ये बोलते हैं कि नहीं, उनके हेवनलीनेस, गॉड बुद्धा के हेवनलीनेस पे बिलीव करते हैं कि वो कोई एक दिव्य आत्मा थे, इस तरह से बिलीव करते हैं, ठीक है, डिविनिटी पे बिलीव करते हैं। हीनयान नहीं करते हैं। हीनयान श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलेगा, महायान चाइना, जापान, साउथ कोरिया यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका सही है। और अगर पूछ ले कभी वज्रयान बुद्धिज्म, वज्रयान, तो ये आपको बंगाल वाला जो रीजन है ना, इंडिया का जो बंगाल वाला, वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। द मिलिंद पन्हो इज अ पाली टेक्स्ट दैट रिकॉर्ड्स अ डायलॉग बिटवीन द इंडो ग्रीक किंग मियांडर एंड द मोंग नागसेन, बिल्कुल सही है। नागसेन और मियांडर, जिनको मिलिंद के नाम से भी जानते हैं, इसी वजह से इसका नाम मिलिंद पन्हो पड़ा, इनके बीच में डायलॉग हुआ था जहाँ पे मियांडर फिर मिलिंद ने क्वेश्चंस पूछे थे नागसेन जो कि बुद्धिस्ट मॉन्ग थे, और इतना इफेक्टिव आंसर्स दिए कि मिलिंद ने जो है बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया, अपना लिया। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 होगा, 1 2 3 4। आगे बढ़ते हैं। और बुद्ध जी की बात करें तो इनका जन्म वगैरह 563 BC में इनका जन्म होता है, 483 BC में इनकी डेथ हो जाती है। बर्थ इनका लुम्बिनी नेपाल में होता है, डेथ इनकी कुशिनारा यूपी में होती है। देन अगर हम बात करें, इन्होंने 29 की एज में अपना ग्रह त्याग किया, जिसको महाविनिष्क्रमण बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, हॉर्स से, जिसका नाम कंठक या चन्ना था। देन उसके बाद हमें पता है कि इनको एनलाइटनमेंट मिली बोधि ट्री के नीचे, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, निर्वाण। देन जिसको हम बोधि ट्री से रिप्रेजेंट करते हैं, पहला सरमन यानी पहला उपदेश दिया, कहाँ पे, सारनाथ वाराणसी में। इसको हम धम्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, और इसको व्हील से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इनकी डेथ को स्तूपा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कि हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। ये सारी चीज़ें मल्टीपल टाइम्स देख चुके हैं, इस वजह से मैं आपको सिर्फ ओरली चीज़ें बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। और अगर आपको चीज़ें नहीं याद हैं तो फिर उसको रिवाइज करिए लिख के। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ मैन इन इंडिया एज पर 2011 का सेंसस कितनी है?
2011 की जनगणना। और ये एक मैं चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ कि अभी जो मैंने 2011 का सेंसस का वीडियो मतलब क्लास लिया था, उसमें मैं ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ाई थी, ठीक है। तो उसके लिए मैं पहले तो सॉरी बोलना चाहूँगा आपसे, और उसके बाद अभी वो जो चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, तो उसमें आप एड ऑन कर लेंगे, ठीक है। तो 2011 के सेंसस की अगर हम बात करें तो हम ये देख लेते हैं कि क्रूड बर्थ रेट कितना रहा, क्रूड डेथ रेट इंडिया में कितना रहा, देन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कितनी रही इंडिया में, देन मैटरनल मोर्टालिटी रेट कितनी रही, पहले तो इन्फेंट और अंडर 5 मोर्टालिटी रेट कितनी रही, इसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्रूड बर्थ रेट की अगर बात करेंगे तो 21.8, यानी कितने लोग का रफली जन्म हो रहा है, ठीक है, 1000 लोगों में से। और अगर हम डेथ रेट की बात करेंगे 7.1 पर 1000 लोग। आईएमआर का फुल फॉर्म होता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इसका मतलब ये होता है कि कितने बच्चे जन्म के समय मृत्यु हो जाती है उन बच्चों की, 1000 बच्चों में से। तो ये मैं 2011 के आंकड़े बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 44 होपफुली अभी इस साल मतलब जब ये अगला सेंसस होगा तो वो कम हो जाएंगे, ठीक है। और अंडर 5 मोर्टालिटी रेट की अगर बात करें तो 55 है। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी की यहाँ पे बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में रही है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 66.1, जिसमें कि मेल की रही है 67.7, सॉरी मेल की रही है 64.6 और फीमेल की रही है 67.7, यानी कि फीमेल की ज़्यादा रही है लाइफ एक्सपेक्टेंसी ग्रेटर दैन, यानी कि लाइफ मैन ये लेस होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही आंसर होगा। एग्जैक्टली। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। बाकी जैसे हमने पढ़ा था कि इंडिया में एनुअल ग्रोथ रेट कितनी है 1.64% है, डिजिटल ग्रोथ रेट कितनी है 17.7% है। हाईएस्ट कब देखने को मिली थी डिजिटल ग्रोथ 1971 में देखने को मिली थी। लोएस्ट कब देखने को मिली थी 1921 में नेगेटिव ग्रोथ रेट। इसी वजह से इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी बोलते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। सबसे हाईएस्ट डिजिटल ग्रोथ रेट किस स्टेट में देखने को मिली, मेघालय में। किस यूटी में देखने को मिली, दादरा नगर हवेली में, दादरा नगर हवेली में, मेघालय से भी ज़्यादा। और सबसे लोवेस्ट कहाँ देखने को मिली, नागालैंड में, -0.4% नेगेटिव ग्रोथ रेट। ये 2011 के आंकड़े में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इंडियाज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इंक्लूड्स 8 मिशंस एम्ड एट प्रमोटिंग। अब पता नहीं एकदम से मेरे दिमाग में एक चीज़ आई तो मुझे लगा आपको बता देते हैं कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले नहीं फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि 7th 5 ईयर प्लान के बाद 1991 और 92 में एनुअल प्लान्स आए थे। इसके बाद आया था 8th 5 ईयर प्लान। जल्दी से रिकॉल करो 8th 5 ईयर प्लान की रिगार्डिंग मैंने तुम्हें कोई चीज़ बताई थी जो अभी एकदम से मेरे दिमाग में आई, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लेते हैं। बट याद करिए क्या था वो 8th 5 ईयर प्लान के रिगार्डिंग, कुछ तो मैंने बताया था, अभी फिर बताता हूँ। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो NAPCC इंक्लूड्स 8 मिशंस एम्ड एट प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बिल्कुल बात सही, इसमें 8 मिशन है टोटल की। ये चीज़ें नहीं करनी है या फिर करनी है जिससे कि क्लाइमेट चेंज को लिमिट किया जा सके। इंडिया सॉ द हाईएस्ट ईयर ऑन ग्रोथ इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड एडिशंस ऑफ 9.83% इन 2022। ये भी आपका सही है, बिल्कुल ये डेटा है, दो डेटा हैं, ठीक है। तो दो डेटा हैं, मतलब है तो एक ही डेटा कि 2022 में इतना था, इतना ये डेटा है, बट ये सही है। द परफॉर्म अचीव ट्रेड स्कीम इज़ एन इनिशिएटिव अंडर द नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। ये भी आपका सही है। अब क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है, थोड़ा से रिलेटेड है, तो इसको हम उतना ज़्यादा डीप में घुस के नहीं करने वाले हैं। 8th 5 ईयर प्लान में मैंने आपको ये बताया था कि इंडिकेटिव प्लानिंग स्टार्ट हुआ था 8th 5 ईयर प्लान में, जहाँ पे मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट थी। उससे पहले 7th 5 ईयर प्लान में राजीव गांधी जी थे, लेकिन उनकी डेथ हो गई थी उसके बाद, तो फिर मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के। व्हेन वाज दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ और ठीक है, सॉरी मोरारजी देसाई बोल रहा हूँ, PV नरसिम्हा राव, ठीक है। PV नरसिम्हा राव के टाइम पे 73rd अमेंडमेंट भी हुआ था, और इनके टाइम पे LPG रिफॉर्म्स भी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए थे, ठीक है। व्हेन वाज दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। भारत का संविधान कब अपनाया गया था, बहुत आसान क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस भी इस दिन हम मनाते हैं। एनफोर्स लागू कब किया था हमने, लागू किया था 26 जनवरी 1950, जिसकी वजह से हम गणतंत्र दिवस इसी दिन मनाते हैं, रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे की थीम क्या थी इस बार, और इसमें चीफ गेस्ट कौन थे, तो विकसित भारत थीम थी, विकसित भारत, या फिर भारत लोकतंत्र की मातृका, ये भी थीम थी, ठीक है। भारत लोकतंत्र की मातृका, ठीक है, ये थीम थी। और चीफ गेस्ट कौन था, चीफ गेस्ट थे फ्रांस के हमारे प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। और फ्रांस से फिर हम सारी चीज़ें जल्दी से रिकॉल करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, गैब्रियल अटल, जो कि पहले गे प्राइम मिनिस्टर हैं। और फ्रांस ने पहला शेंगन वीज़ा भी इशू किया, पहला डिजिटल शेंगन वीज़ा इशू किया। और फ्रांस में इस बार के ओलंपिक गेम्स भी होने वाले हैं, ठीक है।
तो लागू हमने इस दिन क्यों किया था? बिकॉज 26 जनवरी 1930 को हमने अपना पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था, पूर्ण स्वराज हमने अपना गोल डिक्लेयर किया था, इसी वजह से। ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे कुछ इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ था, मतलब एनफोर्स ही नहीं हुआ था। कुछ ऐसे प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जिनको लागू करना बहुत ही ज़रूरी था, उनको तुरंत लागू कर दिया गया था। प्रोविजंस रिगार्डिंग द प्रोविजनल पार्लियामेंट, प्रोविजंस रिगार्डिंग द इलेक्शन, प्रोविजंस रिगार्डिंग द सिटीजनशिप। तो ये सारे प्रोविजन से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स थे इनको तुरंत ही लागू कर दिया गया था, बट पूरी तरह से इस दिन लागू हुआ था। बाकी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने और क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए थे? इसने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था। इसके डिज़ाइनर का नाम बताइए, कौन थे इसके डिज़ाइनर? इसने नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया था, जन गण मन, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को अडॉप्ट किया था। इसने इंडिया की कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रैटिफाई किया था, कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रैटिफाई। तो फ्लैग अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947, 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था? इस दिन हुआ था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट, यानी कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको अडॉप्ट किया गया। ये दोनों काम 24 जनवरी 1950 को हुए, ठीक है, 1950 को। और इसी दिन ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को हमने रैटिफाई किया मई 1949 में, ठीक है, मई 1949 में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। डिज़ाइनर हमारे थे इसके, कौन डिज़ाइनर थे? पिंगली वेंकैया जी, पिंगली वेंकैया जी। और इसमें हाइट और विड्थ का रेशियो कितना होता है नेशनल फ्लैग का? 3:2, ठीक है, 3 लंबाई तो 2 इस तरह से विड्थ होगी, ठीक है, 3:2 लेंथ एंड विड्थ का रेशियो। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, जो हमारा देश का संविधान था, इसके कैलीग्राफर कौन थे? लिखा किसने था इसको? कैलीग्राफर, ये भी हम लोग कर चुके हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसका हमारा सिंबल क्या था? एलिफेंट था, यानी हाथी था। बिकॉज सबसे लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड का, सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा सही है? बंगाली इज द सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया आफ्टर हिंदी, सही है। उर्दू इज ऑफन एसोसिएटेड विद द डेक्कन रीजन एंड इट्स लिटरेचर इंक्लूड्स द फेमस डेक्कन पोइट्री। देखिए कहीं कोई डेटा फैक्ट एक्सट्रीम कीवर्ड नहीं है, ठीक है। पंजाबी इज यूनिक अमंग इंडियन लैंग्वेजेस फॉर इट्स यूज ऑफ द गुरुमुखी स्क्रिप्ट, ये भी हम लोग देख चुके हैं कि 10 सिख गुरु थे। पहले गुरु नानक देव जी ने लंगर व्यवस्था शुरू की, दूसरे जी ने जो हमारे अंगद जी थे उन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट स्टार्ट की, जो हमारे 5वें थे गुरु अर्जन देव, उन्होंने क्या स्टार्ट किया? अर्जन देव ने एक तो गोल्डन टेम्पल का निर्माण और गुरु ग्रंथ साहिब स्टार्ट किया। जो हमारे 6 गुरु थे गुरु हरगोविंद सिंह, उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना करी। जो हमारे 10th एंड लास्ट सिख गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह, उन्होंने खालसा पंथ जो कि एक वॉरियर क्लास था उसकी शुरुआत की। तो ये हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। तो 2 और 3 तो आप आसानी से कर सकते थे। हाँ, पहले में हो सकता था थोड़ा आपको डाउट हो जाता कि भाई सेकंड है कि नहीं, क्योंकि एक फैक्ट लिखा हुआ है। हो सकता है सेकंड ना हो तो थर्ड हो तो फोर्थ हो तो एक फैक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो कल हम लोगों ने लैंग्वेज को लेकर कुछ चर्चा करी थी कि अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो पार्ट नंबर 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में दिया हुआ है। आर्टिकल 343 343 बोलता है कि यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी हिंदी। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन जो होगी वो हिंदी होगी, इन दी देवनागरी स्क्रिप्ट। फिर 348 बोलता है कि कोर्ट्स में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होगी। तो 348 ये बोलता है कि कोर्ट्स में आपकी लैंग्वेज यूज़ होगी वो इंग्लिश होगी। गवर्नर जो है हाई कोर्ट में हिंदी, ये 341 बोलता है। 342 बोलता है कि गवर्नर हाई कोर्ट में हिंदी या फिर अदर लोकल लैंग्वेज को परमिट कर सकता है, बट उसको चाहिए उससे पहले प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन या फिर प्रायर कंसेंट चाहिए, उससे पूछ के ही कर सकता है। देन हमें ये भी पता है कि शेड्यूल नंबर जो हमारा 8 है उसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस दी हुई हैं, आधिकारिक भाषाएं। कितनी? 14 थी ओरिजिनली, बट अभी कितनी हैं? 22 हैं। और ये भी पता होना चाहिए किसको किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। जैसे 21st अमेंडमेंट से, क्योंकि 8 टोटल जोड़ी गई होंगी ना लैंग्वेज, तो एक 21st अमेंडमेंट से सिंधी जोड़ी गई, ठीक है। फिर 71st अमेंडमेंट से कौन सी जोड़ी गई? KMN कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ा गया। और फिर अगर हम बात करें 92nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया क्या? बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। समझने वाले समझ गए, ठीक है। फिर अगर हम बात करें 96th अमेंडमेंट ने कुछ ऐड नहीं किया था, इसने बस ओडिया का नेम चेंज करके ओडिया करा था, बस इस तरह से नेम चेंज था। तो ये हमारी 3 3 4 7 और एक 8 लैंग्वेजेस ऐड हुई थी। एज पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस एंड रैंक्स सेकंड इन राइस प्रोडक्शन। ये बात बिल्कुल सही है, इंडिया टॉप है पल्सेस के प्रोडक्शन में, जो कि एक तरह की लेग्यूम क्रॉप्स हैं। लेग्यूम क्रॉप्स की खासियत ये होती है कि इनको ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत, उर्वरक की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि इनकी रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। नाइट्रोजन
फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को, क्योंकि जो हमारी पेड़ पौधे होते हैं एनवायरनमेंट में, हमें पता है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही होती है, लेकिन इसको डायरेक्टली ये नहीं ले सकते हैं, तो फर्टिलाइज़र के थ्रू लेते हैं, या फिर जो सॉइल में इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं वो इसको कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में। ये हम लोगों ने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में नाइट्रोजन साइकिल में चीज़ देखी थी। राइस के प्रोडक्शन में टॉप पे राइस एक तरह की खरीफ फसल है और इसको बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और रेनफॉल की ज़रूरत होती है। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया लेड टू सिग्निफिकेंट इंक्रीजेज इन वीट प्रोडक्शन प्राइमरली इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन को लेके जरा एक सेकंड भी बर्बाद नहीं होना चाहिए अब, ठीक है। इतना बार हम लोगों ने पिछले 5-6 लेक्चर से लगातार ग्रीन रेवोल्यूशन रोज़ देख रहे हैं, अब रट जानी चाहिए थी चीज़ें, ठीक है। ब्लैक सॉइल ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल इज मोस्ट सूटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। बिल्कुल सही है। ब्लैक सॉइल की अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि हमारी इंडिया में काफ़ी इस तरह की सॉइल पाई जाती है, उनमें से एक काली मिट्टी या फिर ब्लैक सॉइल है। सबसे पहले मिलती कहाँ पे है, तो जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू वहाँ पे मिलती है। जैसे ये है हमारा, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये डेक्कन प्लेट्यू यहाँ पे, और यहाँ इसके नॉर्दर्न वेस्ट पार्ट में ये हमें देखने को मिलती है ब्लैक सॉइल। कौन से एरिया में हो जाएगा ये आपका जो महाराष्ट्र वाला एरिया हो गया, मध्य प्रदेश वाला जो एरिया हो गया, वहाँ पे देखने को मिलती है। इसीलिए महाराष्ट्र, गुजरात ये टॉप पे रहते हैं कॉटन के प्रोडक्शन में, बिकॉज ये कॉटन के मतलब कॉटन के प्रोडक्शन के लिए सबसे बेस्ट सूटेबल है। कॉटन की अगर बात करें तो ये एक तरह की खरीफ फसल है और कॉटन को 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज रिक्वायर्ड होते हैं और इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी हम बोल देते हैं। ब्लैक सॉइल को रेगर के नाम से भी जानते हैं एंड इट इज नोन एज और इट इज नोन फॉर इट्स सेल्फ प्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सेल्फ प्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये होता है स्व जुताई, यानी कि जब ये ड्राई होती है, यानी कि गर्मियों के मौसम में इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं सो दैट वाटर अंदर परकोलेट कर सके, और जब वेट होती है तो ये स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है सो दैट ज़्यादा वाटर ना वो जा सके अंदर। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज कि ये जो सॉइल होती है काफ़ी इम्परमिएबल है, वाटर को ज़्यादा परमिएट नहीं करती है। कमेंट को बताना इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी टाइप ऑफ सॉइल पाई जाती है। आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1, 2, 3। तुगलक डायनेस्टी वॉज एंडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। किसने एंड किया था? ये हम लोग रोज़ पढ़ते हैं ना, सख्त सा लौंडा। तो सही जो स्लेव डायनेस्टी है उसको जलालुद्दीन खिलजी ने एंड किया। खिलजी डायनेस्टी को किसने एंड किया? तुगलक, घियासुद्दीन तुगलक ने। तुगलक डायनेस्टी को किसने लूट के ख़त्म किया? सैयद डायनेस्टी का फाउंडर खिज़्र खान ने। और खिज़्र खान था कौन? तैमूर का एक तरह से मिलिट्री कमांडर था। और तैमूर ये आया था आपका जो ये मंगोल वाला रीजन है वहाँ से आया था। बाकी सब तभी हम बोलते हैं कि स्लेव यानी मामलुक डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, लोदी, ये सब टर्किश ओरिजिन के। टर्किश ओरिजिन का मतलब है टर्की नहीं, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। और ये तैमूर जो है अलग जगह से था। तैमूर ने कब इन्वेजन किया? तो तैमूर की अगर बात करें तो इसने 1398 में इन्वेजन किया था। महमूद शाह तुगलक यहाँ का रूलर था। घियासुद्दीन तुगलक फाउंडर था तुगलक डायनेस्टी का। देन मोहम्मद बिन तुगलक आया, देन फिरोज शाह तुगलक आया, और लास्ट है इसमें महमूद शाह तुगलक। तो इसको हराया था और इसको फाउंड किसने किया था सैयद डायनेस्टी को? तैमूर नहीं, खिज़्र खान ने, ठीक है, खिज़्र खान। और ये भी हम मल्टीपल टाइम्स देख चुके हैं तो अब इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे नहीं कि ये स्लेव डायनेस्टी यानी कि मामलुक वंश कब से कब तक था? ये 1206 से लेके 1290, खिलजी 1290 से लेके 1320, और बात करें तुगलक 1320 से लेके 1414, एंड देन अगर सैयद की बात करें तो 1414 से लेके 1451, एंड देन लोदी की बात करें 1451 से लेके 1526 तक था। और 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा के मुगल वंश की स्थापना करी। अलाउद्दीन खिलजी इंस्टीट्यूटेड द दाग सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग हॉर्सेस टू प्रिवेंट फ्रॉड इन द कैवलरी। तो दाग सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस किया। दाग सिस्टम जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, गरम इस तरह से लोहे का होता था और उसको एकदम ठप्पा मारा जाता था किस पे? हॉर्सेस पे, सो दैट इनका आइडेंटिफिकेशन किया जा सके। क्योंकि होता क्या था, इन लोगों को जैसे कि आपको घोड़े मेंटेन करने होते थे और सैनिक मेंटेन करने होते थे, ऐसे, ठीक है, मेंटेन करने होते थे। जैसे कि हम लोगों ने कल मनसबदारी सिस्टम पढ़ा था, कुछ वैसे ही, ठीक है, जो कि अकबर लाया था। तो इसमें क्या हुआ होता था कि ये लोग डबल काउंटिंग करवा देते थे। जैसे यहाँ पे मान लो काउंट करने के लिए बैठा, अच्छा तुमने ये जैसे बोलता था कि हमने 50 हॉर्सेस हैं, इतने सैनिक हैं, 100 सैनिक हैं, और तो उसी हिसाब से इनको पैसा मिलता था।
ठीक है, उसी हिसाब से। अब ये लोग क्या करते थे, डबल काउंटिंग, जैसे यहाँ से घोड़ा गया, अब घोड़े में की शक्ल तो पहचानता नहीं होगा ना, किसको घोड़ा की शक्ल, इतने लोग हैं, इतना अगर मान लो तुम्हारे सामने 50 घोड़े ला दिए जाएँ और तुमसे पूछा जाए मतलब कि ये कौन सा घोड़ा कौन से नंबर का जो तुमको दिखाया गया, तो तुम पहचान पाओगे नहीं। तो वैसे ये लोग करते थे, डबल काउंटिंग करवा देते थे। तो इसके लिए यहाँ पे ब्रांडिंग यानी कि ठप्पा लगाने का सिस्टम स्टार्ट हुआ। और एक और सिस्टम स्टार्ट हुआ, चेहरा। जो सैनिक होते थे उनको, या फिर इसी को हुलिया सिस्टम भी बोलते हैं, कि जो सैनिक होते थे उनको अपना हुलिया एक तरह से आधार कार्ड टांग के रखना होता था, ठीक है, सो दैट डबल काउंटिंग ना हो सके। तो पहला वाला तो डेफिनेटली सही होने वाला है, ठीक है, तो ये वाला गया आपका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक इज़ नोन फॉर इस ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल, ये भी हम रोज़ यार पढ़ते हैं। हम इसको मोहम्मद बिन तुगलक को वाइजेस्ट फूल के नाम से जानते हैं। वाइजेस्ट फूल इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसने काफ़ी सारे ऐसे काम किए जो मतलब एक तरह से विजन तो उसने ठीक देखा था इस तरह से होना चाहिए, लेकिन उसको एग्जीक्यूट ढंग से नहीं कर पाया। जैसे कि एक ये था कि दिल्ली टू दौलताबाद, जिसको देवगिरी के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल को शिफ्ट करने का इसने सोचा, बट जो इसका मेन था कि भाई शिफ्ट करेंगे, लेकिन तब तक हुआ क्या, यहाँ पे अपने अलग अलग किंगडम बन गए। यहाँ पे विजयनगर किंगडम बन गया और यहाँ पे बहमानी किंगडम बन गया इसी के टाइम पे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। तो उसको लगा रहे यार यहाँ पे तो खत्म हो गया, तो फिर से चलो भाई सभी लोग फिर से वापस चलते हैं। एंड लोग भी लाइक कि क्या हो रहा है ये सब भाई ये क्या हो रहा है। तो इस तरह से सिस्टम था उन लोगों का। और इसीलिए आपने सुना होगा कि, इसीलिए नहीं किसी लिए, अभी बताता हूँ। एक तो इसने था टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की थी। अब मैं ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जा रहा हूँ। और जैसे कि डीमोनेटाइजेशन हुआ था ना हमारा, आपने याद होगा 2016 में, तो यही बोला जा रहा था विपक्ष के द्वारा कि तुगलक ही फरमान जारी कर दिया, क्योंकि तुगलक ने इसी तरह टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करी थी, ठीक है। और भी इसके थे, जैसे कि कराचील एक्सपेडिशन, खुरासान एक्सपेडिशन, ये सब इसके फेल्ड एक्सपेडिशंस थे। द इक्ता सिस्टम वॉज एबॉलिश्ड बाई बलबन टू, ये गलत हो जाएगा, बिकॉज द इक्ता सिस्टम जिसको कि इंट्रोड्यूस किया था आई से इक्ता, आई से इल्तुतमिश ने, इसको एबॉलिश करने का काम किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको एबॉलिश किया था। इक्ता सिस्टम जैसे थोड़ा सा मनसबदारी टाइप सिस्टम है। इक्ता सिस्टम में आपको पार्ट ऑफ लैंड दे दिया जाता था इन रिटर्न, जो कि आप एक तरह से कैवलरी वगैरह मेंटेन कर रहे हैं उसके अवज में, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर होगा, 1 और 2 ओनली। बलबन की अगर बात करें तो बलबन ने 1266 से यानी 1266 से लेके 1287 तक रूल किया, ठीक है। इसने चहलगानी सिस्टम को ख़त्म किया था, इसने सिजदा और पैबोस को शुरू किया था, इसने खुद को आफरासियाब का डिसेंडेंट बताया था, इसने दीवाने अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था, इसने खुद को ज़िले इलाही ने शैडो ऑफ अल्लाह बोला था इसने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाई, किसने लिखी अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र ये सभी को पता है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, सब एक ही नाम है एक लोग के, तो इन्होंने लिखी थी। और ये एक अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स पे नहीं बल्कि पॉलिटिक्स पे किताब है ये। बाण भट्ट ने हर्षवर्धन की बायोग्राफी हर्षचरित्र लिखी, हर्षवर्धन की बायोग्राफी हर्षचरित्र, वही हर्षवर्धन जिन हर्षचरित्र ठीक है, वही हर्षवर्धन जिनकी कैपिटल क्या थी, कन्नौज थी, और जिनको हराया था पुलकेशिन II ने, पुलकेशिन II ने जिनको हराया था, ठीक है। मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी, इंडिका लिखी थी, किसके टाइम पे लिखी थी, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एक ग्रीक एम्बेसडर था जिसको कि सेलिकस निकेटर ने भेजा था। और इसने बोला था कि इंडिया में जो वर्ण सिस्टम है वो 7 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, बट एक्चुअल में 4 वर्णों में था। तो ये चीज़ काफ़ी चीज़ें इसने गलत मेंशन करी थी। विशाख दत्त ने लिखी थी मुद्र राक्षस, और इस मुद्र राक्षस में विशाख दत्त ने चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं, मुद्र राक्षस, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को एक लो क्लैन का बताया था, ठीक है, कि कुलीन बताया था, कुलीन वर्ग का बताया था विशाख दत्त ने अपनी किताब मुद्र राक्षस में। 13th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर इज यूज्ड एज लिविंग क्वार्टर्स ऑफ द मॉन्क्स, तो लिविंग क्वार्टर्स के तौर पे किसको यूज़ किया था, स्तूपा को नहीं। स्तूपा तो डेथ को रिप्रेजेंट करते हैं बुद्धा जी को। स्तूपा की अगर बात करें तो ये स्तूपा के रिगार्ड हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से आपके दिमाग में आनी चाहिए, बिकॉज 3-4 बार मैं बता चुका हूँ ये, ठीक है, नहीं तो फिर मार खा जाओगे अभी। तो ये क्या होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका टोरोना, ठीक है, टोरोना, ठीक है। ये फिर ये जहाँ पे आप मतलब ये पूरा है ना, जहाँ पे टहलोगे आप घूमोगे, तो इसको बोलेंगे मेढी, ठीक है, मेधी बोलेंगे इसको। जो ये रेलिंग टाइप लगी है, रेलिंग, इनको बोलते हैं वेदिका। ये जो आप देख पा रहे हैं ये हेमिस्फेरिकल डोम, ये इसको बोलते हैं अंड या फिर अंडा। और ये हो जाता है आपका हर्मिका, और ये हो जाएगा आपका छत्र, ठीक है। और बुद्ध जी के ये डेथ को रिप्रेजेंट करता है। कहा जाता है कि इसमें बुद्ध जी का कोई मतलब जैसे कोई बाल रखा हुआ है, कोई नेल रखा हुआ है, इस तरह से, ठीक है। और चैत्य ग्रह, चैत्य में तो भाई प्लेस ऑफ वर्शिप है ये, ठीक है। यहाँ पे पूजा ये लोग करते थे, तो उसको बुद्धिस्ट लोग पूजा करते हैं, उसको चैत्य बोलते हैं। विहार बोलते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे लोग रिसाइड करते हैं। अच्छा ये बताओ ये कहाँ का स्तूपा है, क्या मैग्निफिसेंट स्तूपा है कि नहीं, कहाँ पे है पता है, ये कौन सा स्तूपा है, ये शांति स्तूपा।
शांति स्तूपा। और जरा इसका बैकग्राउंड देख के आप गेस करिए कहाँ पे होगा। डेजर्ट है, पूरा डेजर्ट है, गेस करिए कहाँ पे होगा। डेजर्ट दो ही हैं इंडिया में एक कोल्ड है और एक वार्म है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 3। तो हमें पता है कि पार्ट नंबर जो 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नंबर 1, उसमें आर्टिकल 1, 2, 3, 4 है। तो आर्टिकल 1 क्या बोलता है, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कर लें डिस्कस, चलो कर लें डिस्कस। तो आर्टिकल 1 की अगर बात करें तो क्या बोलता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका दो मतलब है, एक तो इसमें नाम और इंडिया का टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, और दूसरा टाइप ऑफ पॉलिटी है। टाइप ऑफ पॉलिटी से मतलब ये है, इसका कहना ये है कि इंडिया जो यूनियन बना है ये इट इज़ नॉट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन दी फेडरेटिंग यूनिट्स, यानी कि कोई स्टेट और यूटीज़, अभी हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि चलो मिलके एक इंडिया बनाते हैं, जो कि यूएसए में जो वहाँ के 25 स्टेट्स हैं उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है तब, यानी दे हैव राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन, बट इंडियन स्टेट्स और यूटीज डू नॉट हैव राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन। दैट इज इंडियन यूनियन जो है उसको हम बोल सकते हैं क्या, इंडियन यूनियन को हम बोल सकते हैं इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। स्टेट डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं बट यूनियन कभी डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। अगेन रिपीट माई वर्ड्स, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ये इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये कैसे डिस्ट्रक्ट होते हैं, ये आर्टिकल 2 और 3 बताता है हमें। आर्टिकल 2 बात करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स की बात करता है, और आर्टिकल 3 बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। इस्टेब्लिशमेंट और फॉर्मेशन में अंतर क्या, व्हाट इज द डिफरेंस। तो स्टैब्लिशमेंट का और आर्टिकल 2-3 में डिफरेंस क्या है, तो 2-3 में ये डिफरेंस है कि 2 बात करता है कि अगर कोई फॉरेन टेरिटरी है जो इंडिया का पार्ट नहीं है अभी, तो उसको अगर इंडिया में शामिल करना है तो आर्टिकल 2 का यूज़ होगा, ठीक। जैसे कि कल को हम पीओके को भारत का, अखंड भारत का हिस्सा बनाएंगे, पूरे का पूरा पाकिस्तान को बनाएंगे, तो कैसे, इसी आर्टिकल का यूज़ करके बनाएंगे। 3 में ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब कि आपको अगर एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ कोई छेड़छाड़ करनी है, उसका नामकरण चेंज करना है, उसको तोड़ देना है, उसका एरिया कम करना है, छोटा करना है, जैसे कि उत्तराखंड टूटा ना उत्तर प्रदेश से, टूटा, उत्तर प्रदेश का नाम चेंज हुआ, पहले यूनाइटेड प्रोविंस होता था, अब उत्तर प्रदेश है, नाम चेंज हुआ, ठीक है। और छत्तीसगढ़ निकला मध्य प्रदेश से, तो तेलंगाना क्रिएट हुआ 1 जून 2014 को। ये सब किसके थ्रू हुआ, आर्टिकल 3 का यूज़ होकर हुआ। एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ अगर आपको कुछ छेड़छाड़ करनी 3, और अगर बाहर से टेरिटरी को अंदर लेना है तो आर्टिकल 2। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। और बात करें कि आर्टिकल 4 क्या बोलता है, 4 ये बोलता है कि जो भी आप 2 या 3 के तहत चेंजेस करोगे ना, दे विल नॉट बी डेल्ट एज एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368 के तहत उनको संशोधन संविधान में डील नहीं किया जाएगा। अमेंडमेंट की बात करें तो हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिया है, जल्दी से बताइए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करूँ तो हम लोगों ने साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। आर्टिकल 368 में 2 तरह के अमेंडमेंट है, 3 तरह के नहीं, 2 तरह के संशोधन दिए हुए हैं। भाग नंबर 20 में दिया हुआ है, पार्ट नंबर 20 में। आगे बढ़ते हैं 15th। डैश इज द मैक्सिमम इनकम अवेलेबल दैट कैन बी सेव्ड एंड स्पेंट बाय अ नेशन ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वह अधिकतम उपलब्ध आय जिसे किसी देश द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खपत पर बचाया और खर्च किया जा सकता है। इनकम अवेलेबल है। तुम्हें ये पता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, हम लोग पढ़ चुके हैं, सीजीएल में इसमें क्वेश्चन भी बना कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है। तो ये होती है कि आपके पास कितना हाथ में पैसा है जिसको आप खर्च कर सकते हैं। पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में यही अंतर होता है। जैसे कि पर्सनल इनकम में अगर आप टैक्स को हटा दो, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जो टैक्स आप गवर्नमेंट को दे देते हो उसको हटा के जो आपके हाथ में बचता है खर्च करने के लिए, वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होता है। उसी तरह यहाँ पे पूछ रहा है क्या इनकम अवेलेबल जो नेशन के लिए होता है, जिसको जो खर्च कर सकता है, तो डिस्पोजेबल वर्ड तो पक्का आएगा। इसको पता हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेशनल इनकम। अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि अगर हमें ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम चाहिए तो नेशनल इनकम लीजिए, उसमें सारे तरह के टैक्स वगैरह ये सब जोड़ दीजिए, ठीक है। ये सब जोड़ने के बाद टैक्स हो गया और ट्रांसफ़र पेमेंट हो गया, आपको मिलता है ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। लेकिन अगर मुझे नेशनल डिस्पोजेबल इनकम चाहिए तो यानी कि एक तरह से नेट चाहिए, तो आप उसमें डेप्रिसिएशन घटा दो, बिकॉज वही बाद में बचता है खर्च करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर सही होगा, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। बाकी नेशनल इनकम एक तरह का हमारा ही हम लोग चीज़ें देख चुके हैं। बस एक चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, ये सब देख चुके हैं। बस एक चीज़ नहीं देखी है, इसके जो मेथड्स हैं कैलकुलेट करने के, वो भी किसी लेक्चर में देख लेंगे। बट अभी के लिए नेशनल जो हमारा इनकम है वो किस तरह का एक कॉन्सेप्ट है, एक तरह का मैक्रो इकोनॉमिक
कॉन्सेप्ट है हमारा नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। 16th, इंडियन मानसून इज डिवाइडेड इनटू साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून। 2 मानसून डिवाइडेड है, बात बिल्कुल सही है। अगर हम देखें तो सबसे पहले जो इंडिया में आता है जुलाई के महीने में, फिर जून के महीने में इंडिया में एंट्री होती है, वो साउथ वेस्ट मानसून की होती है। साउथ वेस्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज साउथ वेस्ट की तरफ से मानसून विंड्स आती हैं। मानसून इज एन अरबिक वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द मौसम, अरबिक वर्ड है ये मौसम, और इसी का यूज़ करके अरबी ट्रेडर्स इंडिया में आते थे, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून कुछ इस तरह से, जैसे इंडिया ये इक्वेटर है नीचे, इतना भी नीचे नहीं, थोड़ा और नीचे है मतलब, लेकिन इतना भी ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो इस तरह से यहाँ पे ट्रेड विंड एंटर करते हैं और इस तरह से अपना डायरेक्शन चेंज करके यहाँ पे इंडिया में एंटर करती हैं, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रखा होता है, निम्न दाब क्रिएट हो रखा होता है। और जब ये निम्न दाब सर्दियों के टाइम पे, अक्टूबर के टाइम पे यहाँ पे हाई प्रेशर और यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है, तो ये जो है विंड रिवर्सल मार लेती हैं, इस तरह से रिवर्स होने लगती हैं। इसको क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही हैं तो इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून बोल देते हैं, और क्योंकि अब ये मानसून लौट रहा है इसलिए इसको रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं। और ये लौटता हुआ मानसून कोरोमंडल तट, दैट इज तमिलनाडु, सदर्न आंध्र प्रदेश, यहाँ पे बारिश करके जाता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। रिट्रीटिंग मानसून इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशंस इन द बे ऑफ बंगाल। तो जब ये लौटता है तो ये कौन सा एरिया? बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे कुछ अनस्टेबल कंडीशंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आप सुनोगे न्यूज़ में अक्टूबर के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में साइक्लोन सुनने को मिलते हैं। उसका रीज़न एक नॉर्थ ईस्ट मानसून भी है, ये भी सही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ स्नोफॉल इन द हिमालयन रीजन। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, पश्चिमी विक्षोभ जिनको बोलते हैं, तो उसके से क्या होता है? विंटर की रेनफॉल होती है, सर्दियों की बारिश होती है। जेट स्ट्रीम्स, जेट धाराएं जो कि हाई स्पीड में ब्लो होने वाली विंड अपर ट्रोपोस्फियर में ब्लो होती हैं, उनको जेट स्ट्रीम बोलते हैं। और ये क्या करती हैं? जो यहाँ पे मेडिटेरेनियन से भूमध्य सागर, वहाँ से वहाँ उस साइड में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस उनको कैरी करके यहाँ पे लाती हैं, पाकिस्तान और इंडिया के नदर्न पार्ट्स में यहाँ पे बारिश करती हैं, जो कि रबी की फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे इतनी भयंकर ठंड हो रखी होती है, तो ये स्नोफॉल का एक रीज़न बनता है हिमालयन रीजन में। और हिमालय जो होते हैं हमारे, ये मानसूनल विंड्स के लिए एक बैरियर के तौर पर एक्ट करते हैं। ना सिर्फ मानसून विंड को बैरियर करते हैं, यानी कि सिर्फ यहीं पर रोक के रखते हैं जो कि हमें चाहिए, बल्कि जो ठंडी चिलिंग विंड्स आ रही होती है सेंट्रल एशिया से, उनको भी रोक लेते हैं, नहीं तो हमारे यहाँ पे बहुत सर्दी पड़े। बिकॉज हमें पता है कि इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा बीचों बीच से पास होती है, तो इतना पार्ट आता है हमारा ट्रॉपिकल में और इसके ऊपर वाला आता है टेम्परेट में। जैसे यूपी वगैरह होगा, ये सब हमारे टेम्परेट इलाकों में आते हैं। वो बात अलग है कि टेम्परेट को भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते देते हैं, वार्म और कोल्ड टेम्परेट, तो वार्म टेम्परेट में आते हैं। ठीक है, अल नीनो इज नोन टू हैव एन एनहेंसिंग इफेक्ट ऑन मानसून रेन्स इन इंडिया। बस इसी को पकड़ना था और इसको गलत कर देना था। क्यों? क्योंकि अल नीनो जो है, जिसका मतलब होता है लिटिल बॉय, स्पेनिश लैंग्वेज में चाइल्ड क्राइस्ट भी बोलते हैं, तो ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जहाँ पे अनयूजुअल वार्मिंग होती है। अनयूजुअल वार्मिंग होती है किसकी? वार्मिंग ऑफ ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। जगह नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि हमारा इंडिया है, ठीक है, और यहाँ से इस तरह से इक्वेटर जाती है, देन यहाँ पे हमारा ऑस्ट्रेलिया वगैरह। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये जो हमारा नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका जो ईस्टर्न पैसिफिक है इसके बगल में, ये गर्म। अभी मैं एल नीनो आपको ज़्यादा डीप में घुस के नहीं समझा रहा हूँ, बिकॉज एक तो नीडेड भी नहीं है, और दूसरा ये है कि अभी एल नीनो वाला क्वेश्चन नहीं, क्योंकि इसके लिए मैं फिर अलग से मुझे पिक्चर लगाऊंगा तब कैसे समझाऊंगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप है, लेकिन इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ का क्या होता है, पानी गर्म हो जाता है। और जब पानी गर्म हो जाता है, लेकिन होना चाहिए इसको ठंडा, इससे बहुत सारी चीज़ों का डिस्टर्बेंस होता है। अगेन वही मैं बता नहीं रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पे अपवेलिंग जोन्स क्रिएट होते हैं, वो अपवेलिंग जोन क्रिएट नहीं होते हैं, फिशिंग खराब हो जाती है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉट आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, और इंडिया में सूखा पड़ जाता है। इसके बारे में अभी भी जोग्राफिस्ट ढंग से पता नहीं लगा पाए हैं कि कब आता ही आता है। ये माना जाता है कि हर 3 से 7 साल में अपनी दस्तक देता है एल नीनो, और हो सकता है कि ये साल एल नीनो वाला साल ही, इस बार प्रोडिक्शंस चल रहे हैं कि एल नीनो वाला साल ही हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बस ये समझ लो कि ईस्टर्न पैसिफिक गर्म हो रहा है एल नीनो में बस। इसकी बहन है जिसका नाम है ला नीना, और इसका मतलब होता है लिटिल गर्ल। ठीक है, इसका मतलब होता है स्पेनिश में लिटिल गर्ल। ये अल नीनो का एकदम उल्टा है। अल नीनो क्या करता है? अल नीनो एनहेंस नहीं करता है, अल नीनो एकदम मानसून को खराब कर देता है। ला नीना एनहेंस कर देता है, नॉर्मल से भी ज़्यादा बारिश होती है ला नीना के केस में। तो आंसर यहाँ पे 1 2 3, बस एक 4 को हटाना था आपको, आंसर आपके कदमों में। ठीक है, आंसर आपका सिजदा और पैबोस करता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? स्टैट्यूटरी बॉडीज इन इंडिया आर क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट।
एग्जीक्यूटिव बॉडीज आर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एकदम आसान क्वेश्चन है हम लोग के लिए, ठीक है। रोज देखते हैं, रोज का है हम लोग को ये देखना तो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जो संविधान में मेंशनड है, स्टैट्यूटरी बॉडीज वो हैं जो कि संविधान में मेंशन नहीं है लेकिन एक्ट से बनी है, जैसे कि सेबी एक्ट ऑफ 1992 से बनी है, ठीक है। मतलब 1991 में एक्ट आया था, 1992 में क्रिएट हुई थी। हमारी सीवीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, हमारी एनएचआरसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, हमारी जो नालसा है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिकॉज ये एक्ट से, ये किससे बनी है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 से। हम लोगों ने सारी चीज़ें देखी हैं। बट जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, नीदर मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन नॉर फाउंड बाई एन एक्ट, जैसे कि नीति आयोग, जैसे कि सीबीआई, ये सब एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। 18th, स्वच्छ भारत मिशन एम्स टू इरेडिकेट ओपन डेफिकेशन एंड इम्प्रूव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। जनरलाइज स्टेटमेंट है, कोई कीवर्ड, कोई फैक्ट, कोई डेटा नहीं है, सही होगा, ठीक है, और सही है भी। स्मार्ट सिटीज मिशन फोकसेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट टू क्रिएट अ रेप्लिकेबल मॉडल फॉर अदर सिटीज। कितना कॉम्प्रिहेंसिव, असर्टिव, नो डेटा, नो फैक्ट, नो एक्सट्रीम कीवर्ड है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ठीक है, और ये नहीं होगा। अब 3 होगा कि नहीं होगा। अटल मिशन फॉर रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज अमृत 2.0 स्कीम वॉज लॉन्च्ड ऑन दिस फॉर द पीरियड ऑफ दिस फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर दिस टू दिस। 3 डेटा लिखे हुए हैं, 3 एक भी गलत हुआ पूरा गया। बस इसने पता यहाँ पे इस डेटा को छेड़छाड़ कर दिया, और ये मैंने नहीं किया, ये एक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। 2021 है इसकी जगह, खत्म। आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 और 2, ठीक। अमृत स्कीम की अगर बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 2005, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अमृत 1.0, और जैसे फेम नहीं देखा था अभी, फेम वाला फेज, मतलब 2 फेज में, तो अमृत 1.0 और अमृत 2.0, ठीक है। जैसे हमारे जीके बैच 1.0 2.0 ऐसे, तो अमृत 1.0 की बात करें तो 2015 में लॉन्च हुआ था, जहाँ पे 5000 सिटीज़ और टाउन्स को एक तरह से वो करने की बात हुई थी, ठीक है। एक तरह से वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात हुई थी। 2.0 की अगर बात करें तो 2.0 जो लॉन्च हुई थी वो 2021 में लॉन्च हुई, 2021 में। स्वच्छ भारत मिशन की बात कर लेते हैं, लगे हाथ यहाँ पे। स्वच्छ भारत मिशन 2 हैं, एक तो ग्रामीण और एक अर्बन है आपका, ठीक है। और ये मैं बता इसलिए रहा हूँ बिकॉज दोनों लॉन्च तो सेम ईयर में हुए थे 2014 में, बट दोनों अलग अलग मिनिस्ट्री के तहत आते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय के तहत आता है, और ये जो अर्बन वाला ये महुआ के अंडर आता है। महुआ मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मूविंग ऑन टूवर्ड दी सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एंड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट रिजर्व्स ऑफ क्रोमाइट। क्रोमाइट के हाईएस्ट रिजर्व, तो क्रोमाइट की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है FeCr2O4, ठीक है। तो क्रोमाइट एक ओर होती है। ओर क्या होती है, जिसमें कि वो पर्टिकुलर एक चीज़ जो हमें चाहिए वो भी है मेटल, और इसमें इम्प्योरिटीज़ भी मिक्सड हैं, ठीक है। तो इसको फिर क्या किया जाता है, रिफाइनिंग की जाती है, तो हमें मिलता है प्योर जो मेटल है, ठीक है। तो FeCr2O4 क्रोमाइट का फॉर्मूला होता है। हाईएस्ट रिजर्व ओडिशा में मिलेंगे, ओडिशा में ही हमें हाईएस्ट रिजर्व और किसके मिलते हैं, आयरन के भी हाईएस्ट रिजर्व यहीं पे देखने को मिलते हैं। यहीं पे ही हमारे जो एल्यूमिनियम है उसके भी हाईएस्ट रिजर्व देखने को मिलते हैं। कोल की अगर बात कर लें, ठीक है, जो कोल है उसके हाईएस्ट रिजर्व कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो झारखंड, देन ओडिशा, देन छत्तीसगढ़। तो ओडिशा इसमें इस मामले पे सेकंड नंबर पे आता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज त्रिपिटका द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ। त्रिपिटक किसके धार्मिक ग्रंथ है। तो आई होप ये भी पता होगा आप लोगों का, ये भी हम लोगों ने खूब पढ़ा है कि त्रिपिटका एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। एक नहीं 3 है, 3 का मतलब 3, पिताका का मतलब बास्केट, 3 बास्केट इसका मतलब होता है, 3 बास्केट। और ये 3 बास्केट कौन सी हैं, एक तो अभिधम्म पिताका, 3 पिताका है ना, तो एक तो अभिधम्म पिताका, सूत पिताका और विनय पिताका। इन तीनों में है क्या, तो अभिधम्म पिताका में तो भाई साइकोलॉजी और मेटाफिजिक्स के बारे में है, साइकोलॉजी और मेटाफिजिक्स। सूत पिताका में सरमन्स या फिर मोनास्टिक, सॉरी इसमें नहीं, इसमें सरमन है, मतलब बुद्ध जी के उपदेश हैं। और विनय पिताका में इसमें है आपके रूल्स एंड कोड्स कि किस तरह से जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनको रहना है। और अच्छा पहले बताइए पहली भिक्षुनी कौन थी, हु वॉज द फर्स्ट भिक्षुनी। तो रूल्स एंड कोड्स दिए हुए हैं। तो पहली भिक्षुनी थी हमारी कौन, मक्काली गोसल, जो कि गौतम बुद्ध की मौसी थी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट त्रिपिताका ही है, त्रिरत्न नहीं है, ध्यान रखना। त्रिरत्न अगर पूछ ले, त्रिरत्न, तो त्रिरत्न बुद्धिज्म में होता है बुद्धा, धम्मा मतलब एक तरह से रिलीजन, क्या करना है क्या नहीं करना है, और संघ मतलब ग्रुप इन लोगों का। त्रिरत्न ये बुद्धिज्म में, त्रिरत्न जैनिज्म में अलग होता है। जैनिज्म में होता है KFC मतलब राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट,
ये होता है जैनिज़्म में, और लेक्चर हो गया ख़त्म। ठीक, और इसका PDF मिल जाएगा परमार SSC टेलीग्राम पे, इसके नोट्स मिल जाएंगे एप्लीकेशन पे, परमार अकेडमी ऐप पे, कोर्सेज सेक्शन में, जहाँ पे आपको PDF कोर्स पार्ट 3 करके मिल जाएगा। और हाँ, लाइक वगैरह भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो, ये सब कुछ भी कर दिया करो, हैं लाइक वाइक तुम लोग करते हैं नहीं हो। चलो आगे मिलते हैं कल के लेक्चर में। रिवीजन करते रहें प्रीवियस लेक्चर्स का, प्लेलिस्ट में ऐडेड नहीं थे, सबको प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दिया गया। कुछ लोगों को देखना ही नहीं होता है कि भाई वीडियोस भी आ गए कि नहीं आ गए, वो बोले कि सर हमारे कोर्स में PDF कोर्स पार्ट 3 में नोट्स तो 17 लेक्चर्स तक हैं, लेकिन वीडियो तो अभी सिर्फ 10 ही आए तो भाई इसमें भी देख लिया करो, सिर्फ प्लेलिस्ट के भरोसे मत रहा करो। वैसे तो प्लेलिस्ट अपडेट होती रहेगी टाइम टाइम पे। ठीक है, थैंक यू।